आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 7 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 6 आरिश को ये खबर पहुंचाता है कि अतगल जिंदा है और वो सिंको की कैद में है। और दूसरी जानिब काई कबीले में आरिफ साहब ने जुजान का फैसला मानने से इनकार कर दिया था और खुद को सरदारी के लिए नामजद कर दिया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे हाली बाजार में कौपेक अलीको के साथ मौजूद होता है और कौपेक अलीको से हाली बाजार में ताजरों तादाद और मुनाफे के बारे में पूछता है। अलीको कहता है, अमीर हजरत, ताजरों की तादाद हतमी नहीं है, लेकिन बाजार से मुनाफा अच्छा आता है। जो कारोबार करना जानते हैं बाजार उनके लिए नेमत है। यह सुनकर कौपेक कहता है, अलीको, बाजार में तुम मेरी आंखें और कान बनोगे, तुम मुझे हर चीज से बाखबर रखोगे। अलीको कहता है, जो हुक्म अमीर हजरत। इसके बाद अलीको वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे गवर्नर आरिस मारिया के पास आता है और उसे गले से पकड़कर जमीन पर गिरा लेता है। फिर उसके गले में फंदा डालते हुए पूछता है, सिमको ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? तुम अर्तगल और सिमको के बारे में क्या जानती हो? मारिया कहती है, मैं अर्तगल नामी किसी शख्स को नहीं जानती। सिमको के साथ एक आदमी है जिसका नाम एंथियोस है। मैंने उसे सिमको को ये कहते हुए सुना था कि उन्हें रास्ते में एक तुर्क मिला है जो मौत के दहाने पर था। यह सुनकर आरिस से फिर पूछता है, सिमको कहाँ है? इस पर मारिया कहती है, आरिस कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। यह सुनकर आरिस उसे छोड़ देता है और फिर इतने जोर से उसे थप्पड़ मारता है कि मारिया बेहोश हो जाती है। यह देखकर आरिस सिपाही को बुलाता है और उसे कहता है, फौरन तबीब को बुलाओ। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुल गाजी जंगल में भाग रहे होते हैं, जबकि दो डाकू अर्तुल गाजी के ताकुब में होते हैं। उनके करीब पहुँचते हैं तो अर्तुल गाजी उन दोनों को मार देते हैं। इसी दौरान झाड़ियों से पीटू निकल कर आता है और अर्तुल गाजी से कहता है, आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगा कि आपको किसने फंसाया। यह सुनकर अर्तुल गाजी कहते हैं, जब वक्त आया तो वो सब मेरे कहर का निशाना बनेंगे। इसके बाद अर्तुल गाजी और पीटू बाकी गुलामों की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आरिस किले में मौजूद होता है और तभी मारिया का इलाज कर रहा होता है। इसी दौरान एक कमांडर आता है और आरिस से कहता है, मैंने महालिस की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भेज दिए हैं। जब महालिस अर्तुल पर हमला करेगा तो अर्तुल ये जान लेगा कि इसके पीछे आप हैं। यह सुनकर आरिस कहता है, अर्तुल को अभी नहीं पता कि उसको जाल में फंसाने वाला मैं हूँ। यह सुनकर कमांडर कहता है, अगर उसे पता चल गया फिर क्या होगा? इस पर आरिस कहता है, लोकास, अर्तुल अपने कबीले जिंदा नहीं पहुँचेगा। अगर वो कबीले में जिंदा पहुँचा तो वो अपने कबीले के साथ मरेगा। तुम सिपाही को तरतीब दो, हम जंग के लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जंगल में अर्तुल गाजी और पीटू बाकी गुलामों के पास पहुँच जाते हैं। अर्तुल गाजी को देखकर वो तमाम लोग बहुत खुश होते हैं और अर्तुल गाजी के पास जमा हो जाते हैं। वो गुलाम कहते हैं, अर्तुल साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी जानें बचाई। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ से अपने अपने रास्तों पर जाने का वक्त है। तुम सब अपने घर वालों, अपने प्यारों के पास जा सकते हो। यह सुनकर वो गुलाम कहते हैं, नहीं नहीं अर्तुल साहब, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। और कहते हैं, आपने हमारी जानें बचाई, हम आपको इस तरह नहीं छोड़ सकते। अर्तुल गाजी के काफी इसरार के बावजूद वो गुलाम जाने से इनकार कर देते हैं। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर हम उनके लिए एक फंदा लगाएंगे, हम उन्हें उस मुकाम पर लेकर आएंगे जहां हम चाहते हैं। इसके बाद अर्तुल गाजी लड़ाई है। दूसरी जगह में हालिस भी अर्तुल गाजी को तलाश कर रहा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है, होशियार रहना, याद रखना, हम तुर्कों के अजीम तरीन जंगजू के ताकुब में हैं। इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले में हलीमा सुल्तान और हैमा खातून एक खेमे में मौजूद होती हैं और हलीमा सुल्तान बहुत परेशान होती हैं। उन्हें देखकर हैमा खातून कहती हैं, हलीमा मेरी बच्ची, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बताओ। यह सुनकर हलीमा सुल्तान हैमा खातून के पास जाकर बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं, अम्मी जान, आप काई कबीले का सतून हैं, कोई तूफान और कोई बारिश आपके खेमे को हिला नहीं सका, तो फिर आपने जुजान साहब के फैसले की मुखालफत क्यों ना की? इस पर हैमा खातून कहती हैं, हलीमा मेरी बच्ची, जुजान ना तो सुलेमान शाह है और ना ही अर्तुल, उन्हें दुनिया की राहों का तजर्बा था और वो बहुत से इम्तहानात और सख्तियों से निकले थे, लेकिन जुजान ना तजर्बेकार है, वो ऐसे सूरत हाल को संभालने का अहल नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में अर्तुल गाजी के साथ मौजूद गुलाम पत्थर और डंडू के हथियार बना रहे होते हैं, जबकि पीटू आग जलाकर राख बनाता है और इसे अर्तुल गाजी के जख्मों पर लगाता है और कहता है, अर्तुल साहब, ये राख खुले हुए जख्म से खून के बहाव को रोकेगी। इस पर अर्तुल गाजी पीटू का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और वहाँ
वहाँ मौजूद अपने साथियों को सही तरीके से हथियार बनाने की तरकीब देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चारदार किबले में सरदार बहादुर अपनी बीवी के साथ खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान दो सिपाही सोने का एक संदूक लेकर आते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं और बहादुर अपनी बीवी से कहता है, खातून, हमने जंगों में जो बहादुरी के जौहर दिखाए ये उनका इनाम है, ये हमारे मुस्तकबिल के दरवाजे खोलेगा। इसी दौरान एक सिपाही आता है और बहादुर से कहता है, अमीर सादुद्दीन ने पैगाम हैं। मैंने ठीक सुना था, यकीनन ये संदूक आपका राजा अमीर सादुद्दीन हमारे जामिन हैं। आज के बाद जो भी हमारे रास्ते में आया हम उसे कुचल देंगे। मैं अमीर हजरत से मिलने के बाद कबीले के सरदारान से मिलूंगा और उन्हें जिरगा बुलाने पर कायल करूंगा। तुम भी कबीले की खवातीन से मिलो और उन्हें अपनी तरफ कर लो। इसके बाद आप देखेंगे जंगल में सिंको अपने आदमियों के साथ अतल गाजी और बाकी गुलामों को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान एक सिपाही कहता है, सिंको, आरिस ने हमारे कदमों के निशानात तलाश कर लिए हैं, उसे पता चल गया है कि तुम कौन हो। इस पर सिंको कहता है, हम अपने चमकता हुआ सोना लेंगे और इस मनहूस जगह से चले जाएंगे। फिर वो अपने सिपाही से कहता है, फौरन इंथियोस की तरफ जाओ और उसे कहो कि हमारी मदद के लिए जितने आदमी इकट्ठे कर सकता है करे। दूसरी जानिब महालिस भी बाकी डाकुओं के साथ मिलकर अतल गाजी को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान उसके एक आदमी को खून आलूद कपड़ा मिलता है और वो जल्दी से महालिस को लाकर देता है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले, ये खून से लथपथ कपड़ा और बाकी निशानात अतल गाजी के कहने पर गुलामों ने खुद छोड़े हैं ताकि महालिस और उसके साथी अतल गाजी के जाल में फंस सकें। इसके बाद महालिस अपने साथियों के साथ उस तरफ चला जाता है जिस तरफ से उसे कपड़ा मिला था। इसी दौरान अतल गाजी भी जंगल में अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और उनके बनाए गए हथियार को देख रहे होते हैं। इसके बाद अतल गाजी उन्हें जंग के लिए हिदायत देते हैं। इसके बाद वो तमाम लोग अतल गाजी के बताई हुई जगहों पर छुप जाते हैं और सामने अतल गाजी अकेले रह जाते हैं और कहते हैं, आ जाओ बेगैरतो, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। इस दुनिया में जो आखिरी चमक तुम देखोगे वो मेरी तलवार की होगी। इसके बाद आप देखेंगे हानी बाजार के सराय में जुजान अमीर सादुद्दीन कोपे के साथ बैठा हुआ है और जुजान कहता है, आरिफ साहब ने बाजार और इज्जत के मामले पर बगावत कर दी है। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं अपने भाई के रास्ते को तर्क करना चाहता हूँ और आरिफ साहब ने सरदार के इंतखाब के लिए एक नया जिरगा बुलाकर खुद को सरदार के लिए नामजद कर दिया है। ये सुनकर कोपे कहता है, वाह वाह वाह, इस आरिफ की जुर्रत तो देखो। अतल की मौत के बाद उसकी सरदारी की हवस बढ़ गई है। लेकिन जुजान साहब, आप खुद को परेशान मत करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसी दौरान वहाँ बहादुर अपने सिपाही के साथ आता है और कोपे जुजान और बहादुर का एक दूसरे से तारुफ करवाता है। इसके बाद बहादुर भी उनके पास बैठ जाता है। फिर उनके दरमियान हाली बाजार के मामले पर बातचीत होती है और कोपे कहता है, काइयों ने बाजार को अपने हक में इस्तेमाल किया। इसी दौरान वहाँ बहादुर अपने सिपाही के साथ आता है और कोपे जुजान और बहादुर का एक दूसरे से तारुफ करवाता है। इसके बाद बहादुर भी उनके पास बैठ जाता है। फिर उनके दरमियान हाली बाजार के मामले पर बातचीत होती है और कोपे कहता है, काइयों ने बाजार को अपने हक में इस्तेमाल किया और जुजान साहब ने भी इसका निजाम चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब हालात खराब होने की वजह से ये बाजार को बेचना चाहते हैं। यह सुनकर बहादुर कहता है, हम काइयों की दयानतदारी को जानते हैं। फिर बहादुर कहता है, यह मुआहिदा चावदार और काई कबीले की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करेगा और कोपे कहता है, मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के आप दोनों की जमानत देने को तैयार हूँ। इस पर जुजान कहता है, पहले मुझे अपने कबीले में सरदारी के मसले को हल करने दें, उसके बाद हम इस मसले को हल करेंगे। जुजान की बात सुनकर बहादुर और कोपे खुशी का इजहार करते हैं और बहादुर कहता है, जुजान साहब याद रखें, आप जो भी कीमत तलब करेंगे मैं वो आपको अदा करूंगा। इस पर जुजान कहता है, अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही मैं सरदार मुंतखब होऊंगा बाजार आपका। इसके बाद जुजान वहाँ से चला जाता है और कोपे बहादुर से कहता है, मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, जरूरी तैयारियां कर लें। इस पर बहादुर कहता है, अमीर हजरत, आपको अपने मेहमान खाने में खुशामदीद कहना मेरे लिए एजाज है। यह सुनकर कोपे कहता है, मेहमान खाने में क्यों, मरकजी खेमे में क्यों नहीं। इस पर बहादुर कहता है, अम्मी जान
جان بہادر صاحب جیسے ہی آئے ان کے ارادے ظاہر ہو گئے۔ اس پر حیمہ خاتون پوچھتی ہیں میری بچی وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلحہ خاتون کہتی ہیں وہ نیا سردار منتخب کرنے کے لیے جرگہ بلانا چاہتا ہے اور اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ سن کر حیمہ خاتون کہتی ہیں اسلحہ میری بچی جلدی سپاہی ترگت واپس آ جائے گا اور ہم بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جنگل میں آپ دیکھیں گے ارطغرل غازی مہالیز کے ساتھی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران مہالیز کا ساتھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا ارطغرل غازی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہوئے کہتے ہیں جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاتے کہ مہالیز کس کا کتا ہے میں تمہیں زندہ رکھوں گا، بتاؤ کون ہے وہ۔ اسی دوران وہاں دو تیر انداز آ جاتے ہیں اور وہ ارطغرل غازی پر تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل غازی مہالیز کے آدمی کو آگے کر دیتے ہیں اور ایک تیر آ کر مہالیز کے آدمی کو لگتا ہے جو اس کی گردن کے آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں تیر انداز اپنی تلواریں لے کر ارطغرل غازی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ارطغرل غازی ایک ہی حملے میں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور واپس اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 7 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔